क्लास 6 हिस्ट्री की क्लास। चैप्टर 8 गांव, शहर और व्यापार। इससे संबंधित सवालों को हम लोग जानेंगे और इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को रोज़ मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ किसी को कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। चलिए, लोहार की दुकान पर प्रभाकर नाम का एक बच्चा था जो कि लोहार के दुकान पे जाता है। प्रभाकर लोहार को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी चीज पर कुल्हाड़ी और हंसिया। लोहार किस चीज का प्रयोग करते हैं? कुल्हाड़ी और हंसिये का। जैसे लोग औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी और औजार बनने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब बड़ा मजेदार लगा। लोहे के औजार और खेती। पहले लोग किस चीज़ का खेती के लिए उपयोग करते थे, इसी चीज़ों के बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे और जानेंगे। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ हमारे रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ। कब हुआ? 3000 साल पहले, आज से। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। कहाँ? महापाषाण काल में। महापाषाण काल में जो कब्र होते थे जिसमें लोगों को दफनाया जाता है उसे कब्र बोलते हैं। कब्र में लोहे के औजार और सामान मिले हैं। इसके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। चैप्टर 4 में हम ये सारी चीज़ों के बारे में हम बता चुके थे। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इसमें जंगल को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी, जुताई के लिए हल, फाल शामिल है। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा कि लोहे की फाल के इस्तेमाल की कृषि उत्पादन बढ़ी। मतलब पहले लोग क्या करते थे? पत्थर से ही खुदाई करते थे, उसका लोहा आया तो बढ़िया से जमीन को खोदे और उसके बाद फसलें उससे भी अच्छी होने लगी। इसीलिए लोगों ने लोहे का औजार शुरू किया। औजारों की सूची में इन हंसिया, कुल्हाड़ी और सणसी, देखिए, लोहे की ऐसी 5 चीजों की सूची बनाओ जिनका उपयोग तुम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में करते हो। देखो, ये सणसी हो गया जिससे नट वट खोलने में काम आता है। ये देखिए, बाकी 2 चीजों के बारे में हमें नहीं पता है, आप लोग बताइएगा। ये शायद नट है और नीचे वाले के बारे में हमें नहीं पता ये क्या है। आप लोग बता सकते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्य को बने रहना मुश्किल था। मतलब लोगों से क्या बनता? लोग चुनते हैं तभी राजा बनता है। यदि लोग नहीं चुनते तो राजा नहीं बनता। लोगों ने ही राजा को, या कोई भी व्यक्ति हो, जब ज्यादा लोग मिलकर उसे सपोर्ट करते हैं तभी कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, नहीं तो कोई कुछ अकेले नहीं कर सकता। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई अध्याय 5 में महत्वपूर्ण कदम थे, उसी प्रकार सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। सिंचाई मतलब खेती। इस समय सिंचाई के लिए नहर, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय बनाए गए।
मतलब खेती के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया गया। नहर का किया गया, और उसके बाद कुएं का, उसके बाद जल का, उसके बाद कृत्रिम जलाशय। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से अन्य परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों को सही वाक्य भरें। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। वे किसानों से कर लेते थे। कर मतलब वसूली करना। यह सिंचाई से भी संभव है। कृषि उत्पादन बढ़ा, राजस्व भी बढ़ा। बाकी इसमें भरने वाला आप लोग बताइएगा, लेकिन हम तो जब भी बताएंगे जब क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराएंगे उसी समय सब बताएंगे। इसीलिए सभी को बोल रहे हैं सपोर्ट कीजिए ताकि क्वेश्चन आंसर भी आप लोग को फ्री में ऐसे ही यूट्यूब पर मिल जाए। और उसके बाद क्या बोलते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन भी आप लोग को एनसीईआरटी के द्वारा जो बना हुआ है उससे भी आप लोग को देंगे। लेकिन आप लोग इसी तरह सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस उपमहाद्वीप में दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को बेल्ला, साधारण हलवाहों को उमवार और भूमिहीन मजदूर को दास, कैडेसियर और अदिमई कहलाते थे। ये चीजें इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। किन किन चीजों को किसे क्या बोलते थे। तमिल में भूस्वामी को वेल्ला बोलते थे, साधारण हलवा है मतलब खेती करने वाले को उनवार बोलते थे, और भूमिहीन जिनके पास जमीन भी नहीं होती थी, दूसरे के खेतों में खेती करते थे, उसे क्या बोलते थे, दास या कैडेसियार या और अदिमाई भी कहलाते थे। इन चीजों को नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक, गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था उसे क्या कहते थे, ग्राम भोजक कहते हैं। इसे नोट करना है, ग्राम के प्रधान व्यक्ति को ग्राम भोजक कहते हैं। ऐसे में आप लोगों को जैसे बोल रहे ना ये नोट करना है, इसे भी हम आप लोगों को कॉपी पर एक 1 लाइनर नोट्स के रूप में देंगे, जो आप लोगों को एग्जाम में सीधी वहाँ एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनेगा। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते हैं, यानी कि यह पद अनुवांशिक था। मतलब दादा की संपत्ति पर पिता का हक, पिता की संपत्ति पर पुत्र का हक, पुत्र के संपत्ति पर पोता का हक, इसी को अनुवांशिक बोलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी, मतलब जिसके पास खेती जमीन ज्यादा था उसे भूस्वामी, साधारणतः उसकी जमीन पर उसके दास मजदूर काम करते थे, और इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण मतलब उनके यहाँ जो किसान थे उनकी खेती पर खेती किया करते थे। प्राय राजा भी कर वसूल कर काम उन्हें ही सौंप देते थे। मतलब राजा का काम नहीं था कर वसूलना, बल्कि वही लोगों का काम था कर वसूलना। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते हैं। इसमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे पुरुष स्त्री जिनके पास अपने जमीन नहीं थे, उनमें
दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरे की जमीन पर काम करके अपने जीविका चलानी पड़ती थी। छोटे किसान थे तो वो दूसरे के खेतों में काम करके अपने घर परिवार और बाल बच्चे को पालन पोषण करते थे। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई जैसे कुछ शिल्पकार भी थे। मतलब कला, बढ़ई क्या करेगा? लकड़ी के सामानों को रंग बिरंग के बनाएगा, लोहार लोहे के सामान को बनाएगा। वही बुनकर थे जो कपड़े सिलते थे या रंग बिरंग के डिजाइन बनाते होंगे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इसकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै देखे कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों ने जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया है वे संगम साहित्य में पाए गए हैं। सिक्के, पुरातात्विकविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल पहले चले। इसका चित्र नीचे दिए गए हैं। चांदी तांबा के सिक्के का विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। देखिए ये सिक्के पहले ऐसे ही सिक्के थे, चलते थे। छोटे छोटे पॉइंट्स को भी देखते हुए चलते हैं। आहत सिक्के सामान्य आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलियों से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चित्र छप्पे से बनाए जाते थे, इसीलिए इन्हें आहत सिक्का कहलाए। उस समय का जो आहत सिक्का था उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, केवल उस पर कुछ चित्र बनाया गया है, तो इसीलिए उसको आहत सिक्का के नाम से जानते हैं। ये सिक्का उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते थे और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। ईसा मसीह के गांव, शहर और व्यापार, विनिमय के अन्य संसाधन। चलिए, लगता है छोटी सी कविताएं हैं, इसे भी देख लेते हैं। संगम साहित्य की छोटी सी कविताओं को पढ़े। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए। शहरों से नमक के सौदागर के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता। व्यापारी जिन चीजों से इनका विनिमय करते हैं वे किस तरह यात्रा कर रहे हैं। नमक अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर है, नमक नहीं। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा मानचित्र के लिए यह 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाने वाला था। शहर के चारों ओर किले बंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसानों तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतर मूर्ति
यहाँ बनाने का केंद्र था। सबसे ज़्यादा अच्छी अच्छी मूर्तियाँ कहाँ बनती थी? मथुरा में। बुद्ध की भी सबसे पहले मथुरा से ही मूर्ति प्राप्त हुई है। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। कब? 2000 साल पहले। किसकी? कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम आगे पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं, मतलब कुछ लिखा हुआ मिला है। आमतौर पर ये संक्षिप्त लिखे हैं जो स्त्री पुरुष द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख किया गया है। जो लोग दान वान देते थे ना, किसने क्या दिया है, वो चीजों को उस पर लिखा हुआ है। प्राय शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लुहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वाले, मसाला बनाने वाले और इत्र बनाने वाले के उल्लेख मिले हैं। ये इत्र मतलब होता है परफ्यूम या सेंट बोलते हैं जिसको। मथुरा के लोगों के व्यवसायों की एक सूची बना। इस एक ऐसा व्यवसाय नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ों को समझाने की। बाकी आप लोग को कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इसमें मिट्टी के बहुत सी पतली और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों में हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे। हमें तो लगता है जो हमें समझ में आता है, तो इसीलिए जो नहीं मतलब कठिन शब्द लगता है वो हम बता देते हैं। बाकी आप लोग अपना बता सकते हैं किसी को कहीं कोई दिक्कत हो तो समझने में। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते हैं। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार भोजन का वितरण करना। जो वितरण मतलब बांटना होता है। तैयार भोजन जो पक गया भोजन उसे बांटना। जबकि कच्चा माल मतलब बिना पका हुआ उसे वितरण बांटते थे। जब व्यापारी की श्रेणी व्यापार का संचालन करती थी, श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा करते थे। इन धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। इसमें लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को इसे दान में दे दिया जाता था। उत्तरी काले चमकीले पात्र, इसे नोट कीजिएगा जहां बोलेंगे। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाला तथा चमकदार वाली सतह वाले पात्र हैं। इससे बनने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तन को भट्ठे पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसे चमक प्रदान करता है।
सूरत काते और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी देख रेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। उनके पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ, सन को तैयार करने के काम में विभिन्न सक्षम अक्षम महिलाएं, बिच्छुनी, वृद्ध, वेश्याएं, राजा की आकाश प्राप्त दासियां, सेविकाएं और आकाश प्राप्त देवदासियों को लाया जाता था इसके काम को करने के लिए। इन्हें इसके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, वे दासियों को बेचकर काम कच्चे माल को मंगवा सकती थी और फिर तैयार कर उन्हें भिजवा सकती थी। मतलब जो महिलाएं घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, वो दासी के द्वारा कच्चे माल को मंगवाती थी घर पे और उसे तैयार करके वापस फिर भेज दिया करती थी। वो औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपने माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। मतलब एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाना पड़ता था और इन मालों को जांचने के लिए भी रोशनी होती थी, मतलब प्रकाश। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता या फिर इधर उधर की बात करता तो उसे राजा सजा देते थे। मतलब वहाँ पर औरतों से गलत तरीके से बात नहीं करना है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो राजा उन्हें सजा भी देते थे। अगर औरत ने अपने काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होता था। इसके लिए उनका अंगूठा भी काट लिया जाता था। यदि कोई व्यक्ति ने कह दिया कि ये काम हम इतने दिन में पूरा करेंगे और वो किसी कारणवश उस काम को उतने समय में पूरा नहीं कर पाई तो उसका अंगूठे को काट दिया जाता था। उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षक नियुक्त कर सकता था। क्या काम करने के दौरान महिलाओं को मुश्किल झेलनी पड़ती थी? हाँ, झेलनी पड़ती ही होगी। ये यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि अभी बहुत बड़ा है। इसे आप सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही आप लोगों को आगे भी वीडियो मिलती रहे और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर हम कराएंगे वो भी आप लोगों को ऐसे ही मिलते रहे। चलिए बाय।